हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे और वो कोई ग्रामर, लिटरेचर या राइटिंग स्किल से नहीं है, वो सबसे ही है और वो है अवॉइडिंग हाउ टू अवॉइड कॉमन एरर्स एंड स्कोर वेल, ओके, एंड नॉट बिकॉज मेकिंग सिली मिस्टेक्स इज एवरी चाइल्ड्स माइनस पॉइंट एंड एवरी पेरेंट सेज एंड एवरी टीचर सेज कि ठीक करा है पर ना सिली मिस्टेक्स कर दी हैं। तो वो सिली मिस्टेक्स हम कैसे अवॉइड करें और स्पेशली इंग्लिश में रिपीटेडली कहाँ पे बच्चे एरर्स करते हैं। अब मैंने इसके लिए रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन लिया है। ग्रामर में तो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, वो तो कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें पूरा, तो वो मैं टॉपिक्स तो वो तो मैं यहाँ नहीं लूँगी, वो तो हम डिफरेंट टॉपिक्स में ही करते हैं। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं इनमें बहुत सारी एरर्स जो हैं वो अवॉइड की जा सकती है और वो भी ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ करके नहीं अवॉइड करी हैं। ये मिस्टेक्स हम पेपर करते वक्त ही अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले हम आए हमारे रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं बड़ा डिफ़िकल्ट पैसेज था, 2 बार पढ़ते हैं और फिर आंसर्स लिखते हैं और बहुत टाइम लेते हैं। बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, कूल ऑफ टाइम में भी बैठ करके पैसेज पढ़ते हैं, फिर बेल हो जाता है, राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तब भी पैसेज पढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने से ना हमारा जो ये स्मार्ट ब्रेन है ना, ये कंडीशन हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई विल टेक अ फ्यू वर्ड्स एंड देन यू विल बी एबल टू गेस what is the topic about. Suppose I say a few keywords like soil, I say conservation, farmers, erosion, hazards, fertilizers. Suppose I've said these words. इससे आपको आइडिया हो गया कि ये पैसेज किस बारे में होने वाला है। उसी तरह से जब हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना, तो हमको उन क्वेश्चन से हमारा ब्रेन को एकदम पता चल जाएगा। अच्छा, तो आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, कि इस बारे में हमको ये पैसेज पढ़ना है। तो ये हो गया रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके बाद में तो क्या होता है कि यूजुअली हमको इसके जो आंसर्स होते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर्स होते हैं, दे आर नॉट देयर टू check how well you can write. It's just there to see whether you can understand the information that was given over there, if you have understood it correctly, if you can read between the passages, between the lines, and understand the various nuances, everything related to reading. तो आंसर्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए बट टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि अच्छा ये जो है मुझे लगता है यहाँ पे है ये, तो मैं उसके आगे की एक लाइन और पीछे की एक लाइन और उसको इंक्लूड करके परोस दूँ तो शायद मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट थिंक आपको ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको समझना तो बहुत ज़रूरी है ही पैसेज को और क्वेश्चन को भी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ ऑल अबाउट दैट। फिर आता है एक कंपोनेंट। देखो और एक और चीज़ भी होती है इसमें कि जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके प्रोग्रेस होते हैं जैसे आपका पैसेज प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं मोस्ट प्रॉब्ली इंट्रोडक्शन से होंगे, बाकी के 3-4 क्वेश्चंस होंगे वो आपके मिडिल सेगमेंट से होंगे, फिर कंक्लूजन तक आते आते 1-2 क्वेश्चन उस पर बनेंगे और हो सकता है आपसे आपके आइडियाज़ पूछे जाएँ उस बारे में। एंड हैज़ दिस एवर हैपेंड विथ यू, ओपन एंडेड टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसको भी ब्रीफ में लिखना है ना। डोंट गेट कैरिड अवे और बहुत सारा लिख लिया, अच्छे समझ में आ गया है, तो ऐसा नहीं है ना, टू द पॉइंट ही लिखना है। फिर उसमें ये होता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर साथ में बताते हैं पैरा 1 में है, पैरा 2 में है, इसका एंटोनिम बताइए, इसका सिनोनिम बताइए। उसमें क्या होता है कि कभी मान लीजिए वर्ड आपको दिया है डिस्ट्रॉय और आपको देना है उसका ऑपोजिट, और हमने बता दिया पैरा 1 में उसका ऑपोजिट है ना। आपने देखा अच्छा कंस्ट्रक्शन है और आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन, तो आपका जो आंसर है ना वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गलत करना ही चाहिए आपकी टीचर को वो, ये इसलिए क्योंकि आपने उसका पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो सही नहीं लिखा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्ब का ऑपोजिट तो
नाउन हो ही नहीं सकता है, या वर्ब का जो सिनोनिम है वो भी नाउन नहीं हो सकता है, या वर्ब का एंटोनिम एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट क्या है। तो डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट जो है वो होगा कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तब तो ऑपोजिट हुए, नहीं तो ऑपोजिट नहीं होंगे वो। डिस्ट्रॉय का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, समझे आप लॉजिक। अब आते हैं हम राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल में हमको ध्यान रखना होता है, कई बार हमने पूरी कहानी लिख दी भाई, मॉरल भी लिख दिया, हमने टाइटल तो लिखा ही नहीं है, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो टाइटल लिखना है, पैराग्राफ्स के बीच में लाइंस छोड़नी है। अब वो गए वो वाले टाइम ना जब आप इंडेंटेशन से आप बता देते थे कि हाँ ये मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया, नहीं। अब जब से हम कंप्यूटर्स पे काम करने लगे हैं, हम पैराग्राफ इंडेंटेशन से नहीं करते हैं, ईजी होता है, हम स्पेस बार को प्रेस एंटर प्रेस करते हैं और नई लाइन पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमको पैराग्राफ्स राइटिंग में भी चेंज करते हैं, जस्ट लीव अ लाइन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो वाई कॉम्प्लिकेटेड, इंडेंटेशन को यूज़ ही नहीं करना, लीव अ लाइन एंड बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन इटसेल्फ, सिंपल। देन एडहरिंग टू द वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज not only does it annoys the examiner, it also costs you marks, because you may miss out on some answers, you may not be able to finish in time, you will spoil some part of the paper because you had to write in a hurry. Why do that? Because आपको अगर 30 to 40 वर्ड अगर आंसर है, या अगर राइटिंग के वर्ड लिमिट की बात कर रहे हैं, सपोज़ आपको 80 वर्ड्स में डायरी एंट्री लिखनी है ना, तो आप अगर 100 वर्ड्स लिख देंगे तो आपको थोड़े ही उसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिलेंगे तो वही मार्क्स ना। तो और इनफैक्ट ज़्यादा आप लिख देंगे तो मार्क्स ही कट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिखना इसलिए अवॉइड करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, बिकॉज यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ making mistakes which were avoidable. You may be repetitive and your marks can get deducted from the content section, ठीक है, क्योंकि आपने रिपीट कर दिया है पॉइंट। thirdly, you will run out of time, ठीक है। so that is why adhering to the word limit is very important. then including relevant value points, इसमें आप क्या करेंगे, ये जो है ना एक्चुअली ये कनेक्टेड है। आप पहले से सोच लें कि अगर मुझको अब ये आर्टिकल लिखना है ना, तो इसमें मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मिडिल सेगमेंट के अंदर ना वो 4 पॉइंट लिखो बस, और छुट्टी करो उसके बाद में। ये मत सोचो 2 पॉइंट और लास्ट मोमेंट पे याद आ गए, बड़े अच्छे पॉइंट हैं, नहीं मिलेंगे उसके मार्क्स। आप वही लिखिए जो आप लिख चुके हैं, है ना, और उसके बाद में इसको शांति से कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो रेलिवेंट वैल्यू पॉइंट्स लिख करके, और इसलिए सोचना बड़ा ज़रूरी है फॉर ऑल द राइटिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज थिंकिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ वी कम टू द लिटरेचर पार्ट। नाउ लिटरेचर पार्ट में सबसे पहले होते हैं आरटीसीज, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। आरटीसीज में पोएट सेज दैट, राइटर सेज दैट, आई एम फेड अप ऑफ दिस, वाई कांट वी यूज द पोएट सेज दिस, द नरेटर सेज दिस, द ऑथर मीन्स दिस, ओके, द राइटर इम्प्लाइज दिस, द लगाना है हमको, डू नॉट लीव दिस आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर MCQs हैं, है ना, तो MCQs में हमको ऐसा नहीं करना है कि हमने करेक्ट आंसर लिख दिया A, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपने A बना दिया है, जो टीचर को तो दिख रहा है D, ठीक है, और उन्होंने तो क्रॉस कर दिया, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ कि ये करेक्ट आंसर, आपने तो डी लिखा है। अगर आप उसके साथ में फुल आंसर भी लिख देते हैं ना, उस पूरे ऑप्शन को लिख देते हैं वहाँ पे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, आपको मिल जाएगा। बोर्ड्स में भी मिल जाते हैं बेटा मार्क्स, क्योंकि अगर आपने करेक्ट ऑप्शन, अगर कन्फ्यूजन है उसमें कुछ, तो अगर आंसर सही लिखा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। 30 to 40 वर्ड्स के लिटरेचर में आंसर कैसे करने हैं, बिल्कुल भी मन से नहीं लिखना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आ भी जाए बाय चांस कोई, तो उसको बहुत ब्रीफ में आंसर करना है, टेक्स्ट से ही रिलेट करके करना है, और पहले से फिर से सोच लीजिए कि मेरे को इसमें 2 वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट, या 3 वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं। यूजुअली ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो 15 to 20 वर्ड्स फर्स्ट पार्ट, 15 to 20 वर्ड्स सेकेंड पार्ट, ऐसे प्रोपोर्शनली डिवाइड करिए और उसको उसी तरह से लिखिए, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन नहीं होता है कुछ भी, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, राइट द वैल्यू पॉइंट्स एंड लीव इट।
देन वी कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए यही ट्रिक होती है कि अगर मान लीजिए 120 वर्ड्स का आंसर लिखना है ना आपको, तो 20 मार्क्स 20 वर्ड्स में उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर हम बाकी के 80 वर्ड्स, अराउंड 80 वर्ड्स में हम 4-5 अच्छे वैल्यू पॉइंट्स देते हैं, है ना. अब इसमें आपके पास में स्कोप होता है कि आप एक अच्छी उसको बिगिनिंग दे सकें. जैसे अगर आपको कोट देना है, कोई कोटेशन अच्छा याद आता है, कोई अच्छी सेइंग याद आती है, तो वो हम इसको लॉन्ग आंसर को बिगिन कर सकते हैं और उसको ब्यूटिफुली एंड कर सकते हैं. देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सिमिलर हो सकता है लेकिन सेम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ओपन जब आप कर रहे हैं तो आप बताने जा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जब आप कंक्लूड कर रहे हैं आप उस बात को बता चुके हैं, तो फिर से वही नहीं लिख देंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है. हम उसको लिखेंगे कि दिस प्रूव्स दैट. ठीक है. और सो इट इज़ नाउ क्लियरली एविडेंट दैट, है ना. इस तरह से कुछ लिख करके और हम उसको कंक्लूड करेंगे. द पॉइंट हियर इज़ कि ओपनिंग और कंक्लूजन डिफरेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और रेफरेंस टू द टेक्स्ट ज़रूर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया है तो हम उसमें टेक्स्ट को रेफ़र ही नहीं करें, उसमें टेक्स्ट को रेफ़र भी करना होता है. ठीक है. तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके अपना आंसर्स लिखेंगे तो आई एम श्योर कि जो इधर उधर जो हमारे मार्क्स कट जाते हैं और हमारे टोटल स्कोर में कभी कभी तो 5, 6, 7, 8 मार्क्स का भी डिफरेंस आ जाता है, वो नहीं आएगा, है ना. सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो. आई होप दिस हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, एंड प्लीज़ continue to like, share, subscribe and share with your family and friends, and especially the students who are appearing for the exams and you think that this information is going to be beneficial to them. Please share. Thank you.